Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आधारभूत सिद्धांत मतलब कि भेषज कल्पना या औषधियों को बनाने के लिए किन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भेषज कल्पना के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो क्या हैं, और उन सिद्धांतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिचय। तो परिचय के अंतर्गत देखेंगे कि भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांतों को ही औषध निर्माण विज्ञान का सिद्धांत कहा जा सकता है। भेषज कल्पना के जो भी सिद्धांत हैं, ठीक है, तो भेषज के अंतर्गत जो भी औषधि, विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हैं, उनके विभिन्न योगों के निर्माण का वर्णन हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में औषधि निर्माण विज्ञान का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इन्हें औषधि निर्माण की कला भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे वैद्य जड़ी बूटी को कूट पीसकर सेवन योग्य बनाता है, उसे चिरस्थायी बनाए रखने के लिए, मतलब कि लॉन्ग टर्म तक उसके जो वीर्य हैं और आदि गुण हैं वो लंबे समय तक उस औषधि में रहें। ठीक है, उसके लिए विभिन्न क्रियाओं के बाद विभिन्न कल्पनाओं के रूप में उपयोगी बनाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कल्पनाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, और काष्ठ औषधियों के कटु, तिक्त, कषाय आदि अरुचिकर स्वादों में भी परिवर्तन लाया जाता है। ठीक, तो परिवर्तन लाने से क्या होता है, जो रोगी है वो इन औषधियों का ग्रहण आसानी से कर लेता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे वासा पत्र का सेवन जो भी है, तो कोई भी रोगी चबाकर या उसका स्वरस पान करके स्वच्छय नहीं कर पाता, मतलब खुद से नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन अवलेह बना दिया जाए, ठीक है, अवलेह बना के वासावलेह बना दिया अगर उसको, तो वो रुचिकर होता है, और उस पर कल्पनाएँ की जाती हैं, उस पर विभिन्न तरह के प्रोसेसेस अप्लाई होते हैं। उससे क्या होता है, वह जो है वह रुचिकर भी हो जाता है और रोग पर शीघ्र प्रभाव भी डालता है। ठीक है, अगर सिंपल वासा स्वरस की बात की जाए तो वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, किंतु उसको अगर चीनी के साथ पाक करेंगे और उसका सिरप बनाया जाए, ठीक है, तो वह अधिक दिनों तक उपयोगी भी बना रहता है और रुचिकर भी बना रहता है। ठीक है, और इसी प्रकार देखा जाए तो अन्य सभी कल्पनाएं के लिए भी उनके स्वाद, स्थायित्व, विविध रूपता, स्वाद परिवर्तन, मान, परिभाषा, औषध के रस, गुण, वीर्य आदि क्रियाओं का भी महत्व है। इसीलिए औषध निर्माण के लिए 5 आधारभूत सिद्धांतों का निर्धारण हुआ है, और वो 5 आधारभूत सिद्धांत क्या हैं देखते हैं। औषध निर्माण के लिए निम्नलिखित 5 आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं, और वो 5 क्या हैं। पहला है परिभाषा, दूसरा है मान, तीसरा है पंच कषाय कल्पना, चौथा है रस, गुण, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव, पांचवा है अनुक्त तथा विशेषोक्त ग्रहण। इन सब के बारे में एक एक करके अभी विस्तार से डिस्कस करेंगे। कौन से 5 आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। परिभाषा, मान, पंच कषाय कल्पना, रस, गुण, वीर, विपाक तथा प्रभाव, अनुक्त या विशेषोक्त ग्रहण। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा क्या है कि भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम परिभाषा का ज्ञान रखा गया है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत माना गया है वो उसको कहते हैं परिभाषा। आयुर्वेद में परिभाषा के अंतर्गत देखा जाए तो आयुर्वेद में कई ऐसे ग्रंथ हैं, कई ऐसे विषय हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं कहे गए हैं, और कुछ विषय या कुछ कह सकते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, और कुछ पे किया भी गया है तो बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही कम किया गया है, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे डिस्कशन किया गया है तो उस पर डाउट या संदेह व्यक्त किया जा सकता है। और यदि परिभाषाओं को अच्छी तरह से निश्चित करके लिखा जाए
तो यह दीपक की तरह ग्रंथ की सभी बातों पर प्रकाश डालती है। मतलब कि बहुत ही अच्छे रूप से उस बात को, ग्रंथों में लिखी बात को व्यक्त कर सकती हैं। तो परिभाषा कहते हैं किसको हैं? तो परिभाषा कहते हैं किसी बड़े वाक्य को अथवा किसी बड़े शब्द के समूह को संक्षेप में कहने की क्रिया को परिभाषा कहते हैं। औषध निर्माण में परिभाषाओं के द्वारा वाक्यों का संक्षेपण तथा सांकेतिक स्वरूप स्पष्ट रूप से बन जाता है, जिसे भारतवर्ष में सर्वत्र मान्यता मिली हुई है। जैसे त्रिफला, त्रिकटु, पंचकोल, दशमूल आदि, ये ऐसे परिभाषिक शब्दों से कहने मात्र से ही त्रिफला बोल दिया तो त्रिफला के अंतर्गत जो भी फल हैं, ठीक, हरित की, विभित की और अम्ल की, उनका ग्रहण हो जाता है। दशमूल कह दिया तो दशमूल के 10 द्रव्यों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, दशमूल के अंतर्गत कौन कौन से द्रव्य आते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अगर औषध निर्माण के समय इन टर्मिनोलॉजी या परिभाषाओं द्वारा वाक्यों का संक्षेपण तथा सांकेतिक स्वरूप स्पष्ट रूप से बन जाता है, जिसे भारतवर्ष में सर्वत्र मान्यता मिली हुई है। और ये महापरिभाषिक शब्द जो भी हैं, ये अग्निवेश काल से ही समान रूप से निर्धारित है। मतलब कि इनको अग्निवेश काल बहुत पुराने, जब ये संहिताएं लिखी जा रही थी, जब ये ग्रंथ लिखे जा रहे थे आयुर्वेद के, उनके स्टार्टिंग से ही इनका निर्धारण कर दिया गया था और ये आज भी उसी प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। सो ये हो गई परिभाषा। तो अगर संक्षेप में सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो परिभाषा क्या है? तो किसी बड़े वाक्य को अथवा किसी बड़े समूह को संक्षेप में कहने की क्रिया को परिभाषा कहते हैं। और औषध निर्माण में परिभाषा द्वारा वाक्यों का संक्षेपण करने से सांकेतिक स्वरूप स्पष्ट रूप से बन जाता है। जैसे त्रिफला करेंगे तो तीनों द्रव्य मिल जाते हैं, त्रिकटु हो गया, पंचकोल हो गया, दशमूल हो गया। और ये जो परिभाषिक शब्द हैं, इनको अग्निवेश काल से ही यूज में लाया जाने लगा था। सो ये हो गया परिभाषा। फिर इसके बाद देखते हैं मान। आयुर्वेद में औषधि कल्पनाओं के निर्माण से लेकर के औषध ग्रहण, पथ्य, अपथ्य आदि कार्यों में मान का अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान का मतलब वेट। औषधि कल्पनाओं के निर्माण में भी वेट का यूज होता है। कौन सी औषधि कितने वेट में रखी जाएगी और उसका ग्रहण किस मात्रा में करना है, उसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, इसी कारण से इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आचार्यों ने यह भी कहा है कि बिना मान के कोई युक्ति नहीं चलती। अगर आप किसी भी चीज़ को बिना मान या बिना वेट किए हुए, बिना एक कह सकते हैं कि रैंडम रेशियो में यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं कर सकती है। द्रव्यों का प्रयोग भी मान के बिना निष्फल हो जाता है। ठीक है, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस, सीतोपलादि चूर्ण, द्राक्षारिष्ट, यवागु, कृष्ण आदि, ये सभी कल्पनाएं बिना मान या के सफल नहीं हो सकती। कैसे? यदि त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग मान के अज्ञान के कारण 1 तोला की मात्रा में किया जाए तो इससे गंभीर परिणाम होंगे, मतलब कि एक्सेस में ही कर लिया जाए। ठीक, इसी प्रकार यदि सीतोपलादि चूर्ण का प्रयोग 1 रत्ती की मात्रा में कर लिया जाए, मतलब कि अत्यंत कम में कर लिया जाए, ठीक है, तो भी इसका प्रभाव निष्फल हो जाता है। इसी में आचार्य रंगधर जी ने क्या कहा है कि मान का प्रभाव औषध निर्माण के साथ साथ पथ्य एवं आहार विहार पर भी पड़ता है। ठीक है, मतलब जो वेट्स हैं, वेट सिस्टम है, इसका प्रभाव औषध निर्माण के साथ साथ पथ्य अपथ्य आहार निर्माण में भी होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे क्या कह सकते हैं कि जैसे ओदन कल्पना में अनिश्चित मान से ओदन का अपक्व हो जाना। ओदन बना रहे हैं और उसमें हमने पानी ज़्यादा डाल दिया और पानी कम डाल दिया। यूष अथवा मांसरस कल्पनाओं में यदि लवण और मरीच आदि की विषमता रख दी जाए, कम ज़्यादा कर दिया जाए, तो उससे भी जो औषधि निर्माण है या जो आहार निर्माण है वह डिस्टर्ब हो जाएगा। अतः भेषज कल्पना का आधारभूत दूसरा सिद्धांत मान माना गया। सो आई होप आपको मान भी समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं पंच कषाय कल्पना। इस पर एक लंबा डिस्कशन है, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। पंच कषाय कल्पना में देखा जाए अगर, जो इस संदर्भ में कषाय शब्द का जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कोशकारों ने इसके अनेक अर्थ बताए। कोशकारों ने कषाय शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया है। जैसे इसको निर्यास भी कहते हैं। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होता है। आचार्य अमरकोश ने कहा है कषाय रस का एक भेद है। कषाय अंगराग को कहते हैं, कषाय लेप को कहते हैं, कषाय निर्यास को कहते हैं, कषाय सुगंधी को कहते हैं, कषाय लाल रंग को कहते हैं। कोशकार हैम ने कषाय का अर्थ सुगंध रस वस्तुओं पर रंग चढ़ाना, निर्यास, क्रोध और लेपन कार्य में कषाय शब्द का प्रयोग किया है। काश्यप संहिताकार ने कषाय की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है
कि कंठ में लगने के कारण अथवा कंठ में अवरोध पैदा करने के कारण, रोगों में कर्षण करने के कारण सभी योगों में प्रधान रूप से कषाय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कषाय शब्द का मूल अर्थ यहाँ पे हिंसा परक है, जो हिंसा करता है। जैसे वासा का प्रयोग चबाकर नहीं किया जा सकता, इसके पत्रों में अथवा मूल में वास्तविक स्वरूप जब हम सिल पर पीस कर नष्ट कर देते हैं तब उससे सुरस निकलता है। ठीक है, तो मतलब कि वहाँ पे हिंसा की जा रही है। तो यह भी एक सिद्धांत का है कि पदार्थ को नष्ट किए बिना उसका दूसरा पदार्थ नहीं बनाया जाता। द्रवों में षड्रस की कल्पना के अंतर्गत देखा जाए तो कषाय रस कंठ में अवरोध पैदा करता है, और स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांड, चूर्णवती, आसव, स्नेहपाक, भस्म आदि विविध कषायों में प्रयोग रोग नाशन के लिए भी यूज होता है। सो इसके प्रयोग से निश्चित ही रूप से रोग जो है वो नष्ट हो जाता है। सो ये होगा पंचकषाय कल्पना। और इसमें क्या क्या लिखा गया देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यह कषाय जो है वह जीवा और कंठ में ग्रसन करता है, इसलिए इसका नाम कषाय है। ठीक, कुमार संभवकार ने भी ऐसा कहा है कि लोद्र कषाय मतलब कि और गोरोचन के लेप से शरीर का वर्ण अत्यंत गौर हो जाता है। कषाय शब्द सर्ववर्धक है, मतलब कि इस संदर्भ में भी महाकवि कालिदास ने कहा है कि आम्र की मंजरी को खाने के कारण कषाय कंठ वाला पुरुष कोयल के मधुर स्वर में गूंजता है। इसमें कषाय रस का ही महत्व है, अर्थात कषाय अंगराग और स्वरवर्धन के साहित्य में भी प्रयुक्त हुआ है। कषाय रंगवाचक, कषाय को रंग में क्यों कहा गया है इसके बारे में देखते हैं। प्राचीन समय में सन्यासियों के वस्त्र पंचशीरी वृक्ष के क्वाथ में रंगे जाते थे। क्रोध और लोभ के लिए भी कषाय का प्रयोग किया गया है, अतः कषाय शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। लेकिन अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो आयुर्वेद में विशेषता रस, स्वरस, कल्क, हिम, फांट, अंगराग, वस्त्रराग आदि अर्थों में इसका प्रयोग होता है। अगर संहिताकारों के मत से देखा जाए तो पंचकषाय कल्पना ही संपूर्ण भेषज कल्पना का आधार है, क्योंकि कल्पना का अर्थ पंच औषधियों के सेवन योग्य बनाना है। मतलब कि कल्पना करके कि औषधियों की कल्पना की जाती है जिससे वो सेवन योग्य हो जाती बनती हैं। जैसे वनस्पतियों के विभिन्न अंग, पत्र, पुष्प, फल, बीज, मूल, त्वक, शाखा, कांड, निर्यास, कंद, क्षीर, रोम, वल्कल का प्रयोग उसी रूप में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसी रूप में नहीं किया जा सकता, अतः उसे पीसकर स्वरस निकालते हैं और उस स्वरस को अलग अलग तरह के योगों में बनाते हैं, चीज़ें मिला करके, और विभिन्न कल्पनाओं का निर्माण होता है। सिल पर पीस कल्क बनाते हैं, और कल्क कल्पना से अनेक प्रकार की वटी, वर्तिका, गुटिका आदि का भी निर्माण करते हैं। स्वरस से भी कई प्रकार के आसवों का निर्माण किया जाता है, जैसे कुमार आसव, अंगूर आसव। फांट कल्पना से भी विविध प्रकार के पानक आदि बनाए जाते हैं। सो अगर सिंपल रूप से कहा जाए तो जितने भी प्रमुख कल्पनाएं हैं, जैसे शर्करा, चूर्ण, वटी, गुटिका, आसव, अरिष्ट, अवलेह, रसक्रिया, पानक, स्नेह, पान, गुगुलू, खंड, कवल, गंडूस, नस, आश्चोतन, लेप, क्षार, सत्व आदि, ये सब जितनी भी कल्पनाएं हैं पंचकषाय कल्पनाओं के अंतर्गत ही समाहित हो जाती है। इन पंचकषाय कल्पना का आधार पंचकषाय योनियां हैं। कषाय शब्द का अर्थ रस भी है, यद्यपि रस से जो है कि लवण रस का जो है उसको नहीं माना है आचार्य अग्निवेश ने, क्योंकि लवण से स्वरस नहीं निकल सकता, उसे कल्क के रूप में भी नहीं बनाया जा सकता। लवण से क्वाथ भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता कि लवण से क्वाथ? क्योंकि जैसे ही उसमें पानी डालेंगे वो पानी में घुल जाएगा। ठीक है, कषायों में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों में प्रयोग निमित्त संस्कार करना, जैसे वे गुणांतर्धान हो जाएं तथा ग्रहण करने योग्य हो जाएं, यही कषाय कल्पना है। तो अगर इसका एकदम से कोर देखा जाए या संक्षेप में एकदम देखा जाए तो ये बताया गया पंचकषाय कल्पना क्या है। तो पंचकषाय कल्पना है स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट। ठीक है, और इन्हीं पंचकषाय कल्पना के अंतर्गत जितने भी और कल्पनाएं हैं उनका समावेश हो जाता है। सो इन्हीं पंचकषाय कल्पना के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी बनाई जाती है, इसीलिए भेषज कल्पना के अंतर्गत इन पंचकषाय कल्पना का उल्लेख होता है। ठीक, और कषाय शब्द की बात रही तो कषाय शब्द बहुत सी जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक, इसके अनेक अर्थ हैं, लेकिन अगर पंचकषाय आता है तो स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट का ही अनुसरण करना चाहिए। सो आई होप आपको ये पंचकषाय कल्पना समझ में आई होगी। फिर इसके बाद देखते हैं द्रव्य स्थित रस, गुण, वीर, विपाक एवं प्रभाव। ये जो सिद्धांत है इसको द्रव्यगुण शास्त्र का आधारभूत सिद्धांत भी माना जाता है, लेकिन इस सिद्धांत को भेषज कल्पना का भी सिद्धांत माना गया है, क्योंकि भेषज कल्पना का जो विकास है
ठीक है, वो पूर्ण रूप से वानस्पतिक द्रव्यों के साथ ही जुड़ा है। ठीक है, वानस्पतिक द्रव्यों से ही विभिन्न तरह के योग्य बनाए जा सकते हैं। इसको इस सिद्धांत को भेषज कल्पना में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रव्यों के रस पंच महाभूत सिद्धांत से निर्मित है। आचार्य भावमिश्र ने भी कहा है कि द्रव्यों में स्थित गुण, ठीक, जैसे उष्ण, शीत, गुरु, लघु, रूक्ष, स्निग्ध, सूक्ष्म, विशद आदि, ठीक, ये सब जितने भी गुण हैं इनका निर्माण पंच महाभूत के आधार पर ही होता है। और इन भूतों के सहचर्य से रसों का भी निर्माण होता है। पृथ्वी का प्रत्येक द्रव्य पंच महाभूतात्मक है तथा उनसे निर्मित होने वाला प्रत्येक रस भी पंच महाभूतात्मक है। इसी में एक टेबल बनाई है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए टेबल है, ठीक है, रसों एवं महाभूतों में संबंध। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने निकाला है कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैंने दी हुई है। देखते हैं। तो जो 6 रसें हम सभी जानते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और 5 महाभूतों को भी हम जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक, तो इनको मैंने सीरियल वाइज लिख दिया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मधुर रस जो है वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व की बहुलता से निर्मित होता है। अम्ल रस जो है वो पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व की बहुलता से निर्मित होता है। लवण रस जो है वो जल तत्व और अग्नि तत्व की बहुलता से निर्मित होता है। कटु रस जो है वो वायु तत्व और अग्नि तत्व की बहुलता से निर्मित होता है। तिक्त रस है वो वायु तत्व और आकाश तत्व की बहुलता से निर्मित होता है। और कषाय रस जो है वो वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की बहुलता से निर्मित होता है। ये सिंपल तो ऐसे याद नहीं होती, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले तो 5 महाभूतों को सीरियल वाइज लिख दीजिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन द्रव्यों को भी, इन रसों को भी सीरियल वाइज लिख दीजिए। ठीक, फिर एक अल्फ़ाबेटिकल, फिर एक सिंपल सा नंबर है 54, 53, 43, 23, 21, 25। ठीक, 54 अगर देखा जाए तो पृथ्वी और जल, ठीक, 54 तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व। 53 से देखा जाए तो 5वें पे आता है पृथ्वी और तीसरे पे आता है अग्नि। 43 पे देखा जाए तो चौथे पे आता है जल तत्व, तीसरे पे आता है अग्नि तत्व। 23 पे देखा जाए तो वायु तत्व और अग्नि तत्व आता है। 21 पे देखा जाए तो वायु तत्व और आकाश तत्व आता है। और 25 पे देखा जाए तो वायु तत्व और पृथ्वी तत्व आता है। ठीक है, ये हो गया रसों और महाभूत में संबंध। और ये जो पॉइंट है इसको आप द्रव्य गुण में भी यूज़ कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है। और पदार्थ विज्ञान में भी इसका प्रयोग हो जाता है, आप वहाँ भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। और देखा जाए तो इसी प्रकार की काष्ठ औषधियों से स्वरस, कल्क, श्वेत, शीत, हिम, फांट आदि विभिन्न कल्पनाएं तैयार होती हैं। और साथ ही इन कल्पनाओं को रुचिकर या स्वादिष्ट प्रयोग में सरलता और औषधियों के सुंदर स्वरूप का निर्माण किया जाता है। अतः भेषज कल्पना का आधारभूत सिद्धांत में द्रव्य, स्तुत, विपाक, प्रभाव आदि भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि जो द्रव्यों के रस, गुण, वीर, विपाक हैं, पंचभूतात्मक पंच महाभूत हैं, इन सब का भी इम्पोर्टेंस भेषज कल्पना में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, फिर इन्हीं आधारभूत सिद्धांतों के आखिरी सिद्धांत को देखते हैं जो है अनुक्त या विशेषोक्त ग्रहण। परिभाषिक द्रव्यों के अंतर्गत इस प्रकरण का विचार अधिक किया गया है। आयुर्वेद में अनुक्त या विशेषोक्त शब्दों का विशेष महत्व है और इन्हें फॉर्मूलाज भी कह सकते हैं, जैसे त्रिदोष, त्रिस्कंद, त्रिदंड, भेषज चतुष्क, त्रिस्तंभ, त्रिफला, त्रिकटु आदि। आचार्य शारंगधर ने अनुक्त द्रव्यों के विषय में एक सामान्य नियम बनाया है। जैसे औसत सेवन के प्रकरण पे जहाँ पे काल का निर्देश ना हो वहाँ पे प्रातः काल समझना चाहिए। किसी द्रव्य विशेष के अंग का वर्णन ना हो तो वहाँ पे जटा का प्रयोग करना चाहिए। औषध निर्माण में जहाँ औषधि की मात्रा का उल्लेख ना हो वहाँ पर प्रत्येक औषधि को संभाग में ग्रहण करने, और जहाँ पर पात्र विशेष का उल्लेख ना हो वहाँ पर मिट्टी का पात्र ग्रहण करना चाहिए। अगर भावना का उल्लेख नहीं है तो वहाँ पे जल का प्रयोग करना चाहिए। और अगर किसी तैल का वर्णन नहीं है तो वहाँ पे अणु तैल, ये गलत लिखा है, अणु तैल का ग्रहण करना चाहिए। अगर वहाँ पे तैलों का वर्णन नहीं है तो वहाँ पे तिल तैल का ग्रहण करना चाहिए। ये लाइन थोड़ी उल्टा हो गई, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि अगर भावना का वर्णन नहीं दिया गया है तो वहाँ पे जल का प्रयोग करें, और अगर तैल का वर्णन किया है और किसी विशेष तैल का वर्णन नहीं किया गया है तो वहाँ पे अनुक्त तैल के स्थान पर तिल तैल का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जिन औषध योगों में एक ही औषध 2 बार पढ़ी गई हो
तो उसे दोगुनी मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है। क्वाथ लेप आदि कार्यों में चंदन का उल्लेख होने पर रक्त चंदन का ही प्रयोग करें। लवण का सामान्य उल्लेख होने पर सैंधव का ग्रहण करना चाहिए। दुग्ध का सामान्य उल्लेख होने पर गोदुग्ध और घृत का सामान्य उल्लेख होने पर गोघृत का ग्रहण करना चाहिए। मूत्र के सामान्य उल्लेख होने पर गोमूत्र का ग्रहण करने का सामान्य नियम है। इसको आचार्य शारंगधर ने बताया है अनुक्त, और ये है अनुक्त। अनुक्त का मतलब है कि बिना कहा हुआ, अकथित, मतलब कि जिसको कहा नहीं गया, सिर्फ इतना कह दिया लवण का प्रयोग करें। अब किस प्रकार के लवण का प्रयोग करना चाहिए? उसके हिसाब से आचार्य शारंगधर ने एक नियम बनाया कि अगर जहाँ पे लवण का उल्लेख है और विशेष लवण का उल्लेख नहीं है तो वहाँ पे जैसे यूज़ कर सकते हैं सैंधव लवण। जहाँ पे भावना का उल्लेख नहीं है तो वहाँ पे पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार सामान्य परिभाषा के अनुसार न कहे गए द्रव्यों का भी बोध हो जाता है। ये हो गया अनुक्त का ग्रहण। अब इसके बाद देखते हैं विशेषोक्त का ग्रहण। विशेषोक्त का अर्थ विशेष रूप से हम करते हैं। जिन बातों का उन शब्दों से कोई सामंजस्य ही नहीं है उन बातों को भी हम ग्रहण करते हैं। जैसे पंचकोल, तो पंचकोल के अंतर्गत 5 द्रव्य आते हैं, पिपली, पिपली मूल, चवचिंत्रक, शुंठी। और पंचकोल मतलब कि प्रत्येक द्रव्य को एक एक कोल की मात्रा में ग्रहण करने का वर्णन है, और इसे विशेषोक्त के रूप में देखा जाए तो इसे पंचकोल कहा जाता है। ऐसे ही दशमूल, त्रिफला आदि भी विशेषोक्त के उदाहरण हैं। विशेषोक्त के बारे में भी हमने जान लिया कि जैसे कि उन शब्दों से जिन बातों का उन शब्दों से कोई सामंजस्य नहीं है उन्हें हम ग्रहण कर लेते हैं। पंचकोल इसका एक उदाहरण है। ठीक है। और इसी प्रकार हम इस निष्कर्ष पे भी पहुंचते हैं कि जो अनुक्त है मतलब कि जिसको कहा नहीं गया है, ठीक है, और विशेषोक्त ये भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भेषज कल्पना में रखते हैं। और इन टर्म्स का जो भेषज कल्पना में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग भी होता है। ये हो गया भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।